पैनक्रियाज ये एक ऐसा ऑर्गन है जो ड्यूल फंक्शन करता है। ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। एक्सोक्राइन के अंदर ये पैनक्रियाटिक जूस निकालता है जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, और एंडोक्राइन पार्ट के अंदर इसके अंदर कुछ क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो कई तरह के हार्मोन्स निकालता है, और उन हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके क्या फंक्शन होते हैं और उनके इम्बैलेंस से क्या डिजीज होती हैं। तो दिस ऑर्गन इज द पैनक्रियाज जो डिओडिनम की कर्व के अंदर और स्टोमक के पीछे की साइड पे एब्डोमेन में सेट होता है। यह एक सॉफ्ट और लोबुलेटेड एब्डोमिनल ऑर्गन है। इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो बेसिकली एब्डोमेन के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोमक के पीछे, ये स्टोमक के जो पीछे है, दिस इज द पैनक्रियाज। तो स्टोमक के पीछे और डिओडिनम से लेके स्प्लीन तक ये एक्सटेंड करता है। ये डिओडिनम से शुरू हुआ और ये स्प्लीन तक जाता है, और इसके बेसिकली एनाटॉमिकल जो पार्ट हैं, इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज हेड, एंड देन दिस इज नेक, एंड दिस इज बॉडी, एंड दिस ग्रीन पार्ट इज द टेल। और इसके अलावा एक पांचवा पार्ट है इसका, जिसको हम अनसीनेट बोलते हैं। अनसीनेट का मतलब होता है हुक, तो इसकी जो लुक है हुक जैसी होती है, इसलिए इस पार्ट को हम अनसीनेट बोलते हैं। तो ये बेसिकली 5 पार्ट होते हैं पैनक्रियाज के, और जिसका हेड है वो राइट साइड में डिओडिनम से शुरू होता है और लेफ्ट साइड में स्प्लीन तक जो है इसकी टेल जाती है। अब पैनक्रियाज के दोनों फंक्शन होते हैं, जैसे मैंने बताया एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो इसका जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज है वो बेसिकली एसिनी का बना होता है। एसिनी क्या होती है? सैक को बोलते हैं। तो इस तरह से इसमें जैसे ये फ्लावर होता है ऐसे बने हुए होते हैं, और जो ये है दीज आर द सैक्स, तो इनको हम एसिनी बोलते हैं। और इन एसिनी के अंदर से एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं और जूस सीक्रेट होता है, जिससे पैनक्रियाटिक जूस बनता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। और अगर इस पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट में कोई दिक्कत हो जाए तो फैट के डाइजेशन में स्पेसिफिकली दिक्कत आती है, और फैट स्टूल में भी निकलने लगता है, जिसको हम स्टेटोरिया बोलते हैं। और इसमें इन्फ्लामेशन आने को हम पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट में कैंसर भी हो सकता है, और इसमें इनकी डक्ट्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। अब जो एंडोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का, उसके बारे में हम बेसिकली डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिया है पहले। तो जो एंडोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का, वो बेसिकली आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से मिलकर बना हुआ होता है। पैनक्रियाज के अंदर ये छोटे छोटे क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, छोटे छोटे सेल्स का झुंड होता है जगह जगह पर। इस झुंड को हम बड़ा करके देखते हैं तो इसमें बेसिकली 5 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, और ये जो सेल्स हैं अलग अलग तरह के हार्मोन्स निकालते हैं जो कई तरह के फंक्शन करते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में होता है। ये फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं, लेकिन मेन जो की रोल है ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में प्ले करते हैं। और इनके डिसफंक्शन से बेसिकली डिजीज जो होती है उसको हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। और कुछ पेशेंट्स के अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही तरह के पैनक्रियाज जो हैं खराब हो जाते हैं और उनसे रिलेटेड डिजीज हो जाती हैं। तो जो 5 तरह के सेल्स हैं पैनक्रियाज में, उसमें से बेसिकली 3 तरह के सेल इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमने जो एंडोक्राइन सिस्टम का ओवरव्यू पढ़ा था कुछ दिन पहले, उसके अंदर हमने 3 ही तरह के सेल जो हैं पढ़े थे। तो वो 3 बेसिकली सेल कौन से होते हैं? उसमें सबसे ज़्यादा जो होते हैं बीटा सेल्स होते हैं, जो पैनक्रियाज के अंदर 60 से 70% होते हैं, और ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं इंसुलिन। उसके बाद है अल्फा सेल्स जो 20 से 25% होते हैं, और ये ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। उसके बाद है डेल्टा सेल जो 10% होते हैं और स्मेटोस्टेटिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। और एक होते हैं पीपी सेल्स जिसको हम एफ सेल्स भी बोलते हैं, ये सिर्फ 1% होते हैं, और ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करते हैं। और एक एप्सिलॉन सेल होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में पैनक्रियाज में पाए जाते हैं, और ये घैरलिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो इन सेल्स को हम अगर देखें यहाँ पर, तो जो ये रेड ऑरेंज कलर के सेल्स जो दिख रहे हैं, ये है अल्फा सेल्स,
जो 20 से 25% हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट सेल हैं वो ग्रीन कलर के सेल हैं, जो हैं बीटा सेल्स, जो 60 से 70% होते हैं। और ये 10% है डेल्टा सेल, ये येलो कलर के सेल्स जो आपको बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं। और पीपी सेल सिर्फ इसमें 3 दिखाई दे रहे हैं गिनती के, ठीक है, वो है 1%। और अगला है एप्सिलॉन सेल, ये सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये पर्पल कलर का। तो इस तरह से इनकी जो है परसेंटेज होती है। ये सिर्फ हमने एक क्लस्टर देखा है, एक क्लस्टर में इतने सेल हैं। इस तरह से पैनक्रियाज के अंदर बहुत सारे क्लस्टर पाए जाते हैं। अब इनके हार्मोन को फंक्शन को समझने के लिए हमें ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कुछ टर्म्स समझनी पहले बहुत ज़रूरी हैं। बेसिकली ये टर्म्स केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में आती हैं। शायद आपने 11th 12th की केमिस्ट्री में इन टर्म्स को पढ़ा होगा। तो टर्म्स क्या हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लूकोज का एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। बेसिकली जब ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर होता है तो सेल्स उसको एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और सेकंड है ग्लाइकोजिनेसिस। अब सेल्स के अंदर ग्लूकोज गया, ग्लूकोज को सेल्स ने जितना एनर्जी के रूप में यूज करना है कर लिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज सेल्स के अंदर आया वो क्या होगा, उसको सेल्स ग्लूकाजन में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखते हैं। इसको समझने के लिए सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करता है और पूरे मंथ में जितना उसने घर पे जो रूटीन का खर्चा है कर दिया, उसके बाद जो उसके पास पैसे बचे वो उसकी क्या करेगा, गड्डी बना के अलमीरा में सेव करके रखेगा इमरजेंसी तौर पर यूज करने के लिए। ऐसे ही जो हमारे सेल्स हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज के कुछ मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके स्टोर करके रखते हैं। और इसको इकट्ठा करने को क्या कहते हैं, ग्लूकोजिनेसिस। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाना। जो ग्लाइकोजन है वो कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। और इन दोनों ही प्रोसेस के लिए इंसुलिन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। सेल्स के अंदर ग्लूकोज तभी जा पाएगा जब इंसुलिन होगा। इंसुलिन नहीं होगा तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज एंटर ही नहीं कर पाएगा। तो एंटर नहीं करेगा तो ना ही एनर्जी बनेगी और ना ही ग्लाइकोजन बनेगा। नेक्स्ट प्रोसेस है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब क्या है, जो आपने ग्लाइकोजन के रूप में आपके सेल्स ने ग्लूकोज को स्टोर किया था, अगर हम 2 घंटे 4 घंटे लेट खाना खाते हैं या मान लो 1 दिन का फास्ट रखते हैं, या कई लोग नवरात्रों में 9 दिन का 8 से 9 दिन का लगातार फास्ट रखते हैं, तो इन दिनों में इमरजेंसी के रूप में जो ग्लाइकोजन रखा हुआ था सेल्स के अंदर, सेल्स वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। तो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करके यूज करना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। और इस प्रोसेस के लिए हमें ग्लूकागोन हार्मोन की ज़रूरत होती है। ग्लूकागोन हार्मोन सेल्स के अंदर जाएगा तभी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा। अब दूसरा इसमें क्या ध्यान देने की बात है कि फर्स्ट प्रोसेस में ग्लूकोज सेल्स के अंदर बाहर से एंटर हो रहा है, उस एंट्री के लिए इंसुलिन की ज़रूरत है। लेकिन सेकंड प्रोसेस में ग्लाइकोजन तो हमारे पास पहले से ही स्टोर है सेल्स के अंदर, तो सेल्स के अंदर ग्लूकागोन अगर जाएगा तब ये ग्लाइकोजन वाला जो स्टोर है ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब अगला मैंने आपको बताया, ये जब हम 2-4 घंटे के लेट खाना खाएं या 1 या 2 दिन की फास्टिंग रखें तब तक तो ठीक है, लेकिन जो लोग 8 से 9 दिन की फास्टिंग रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारी बॉडी के पास एक और रास्ता है ग्लूकोज बनाने का। इस नए रास्ते को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज बनाने का नया रास्ता। नियो मीन्स नया रास्ता। ये नया रास्ता क्या है, जो हमारी बॉडी है प्रोटीन और फैट से भी ग्लूकोज बना सकती है, और प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज बनाने को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इस प्रोसेस के लिए भी हमें क्या चाहिए, ग्लूकागोन चाहिए। और जो प्रोटीन और फैट हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन और फैट भी एक्स्ट्रा स्टोर रहता है इमरजेंसी के रूप में यूज करने के लिए, तो ये स्टोरेज वाला सेल्स के अंदर जो स्टोर है प्रोटीन और फैट, उसको ही तोड़ के ग्लूकोज बनाया जाता है। और वहाँ भी हमें कौन सा हार्मोन चाहिए, ग्लूकागोन हार्मोन चाहिए। तो इन सब चारों प्रोसेस का क्या कंक्लूजन है, वो ये है कि जो इंसुलिन है
वो ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है। कैसे कम करता है? ग्लूकोज को सेल्स के अंदर एंट्री करा के, उनको एनर्जी के रूप में यूज करा के, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करके। और जो ग्लूकागोन है वो क्या करता है? वो ब्लड में ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। कैसे करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और प्रोटीन्स और लिपिड्स को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से ग्लाइकोजन जो है, ग्लूकागोन जो है वो बढ़ा रहा है ग्लूकोज को, और इंसुलिन क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो इनके मेन फंक्शन क्या हुए? जो इंसुलिन है वो सेल्स के अंदर ग्लूकोज को अपटेक कराने में हेल्प कराता है, ग्लाइकोजन को बनाने में, स्टोर करने में हेल्प कराता है, और प्रोटीन और फैट को स्टोर करने में भी इंसुलिन हेल्प करता है। और ग्लूकागोन क्या करता है? वो ग्लूकोजिनोलाइसिस करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, मतलब प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज का बनाना। तो प्रोटीन से ग्लूकोज बनेगा तो उसको हम बोलते हैं प्रोटीन डिग्रेडेशन, और फैट से बनेगा तो उसको हम बोलते हैं फैट डिग्रेडेशन। और इस फैट डिग्रेडेशन को कीटोजेनेसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो इंसुलिन क्या कर रहा है? ग्लूकोज को घटा रहा है ब्लड के अंदर। ग्लूकागोन क्या कर रहा है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ा रहा है। अब जो हमारे 3 हार्मोन और बच गए जो पैनक्रियाज निकालता है, उनके फंक्शन देख लेते हैं। जो सोमैटोस्टैटिन है उसका मेन फंक्शन होता है कि जो ये इंसुलिन और ग्लूकागोन है, इन दोनों को बैलेंस करके रखे। अगर इंसुलिन ज़्यादा हो रहा है तो उसको ये कम करेगा, उसको बीटा सेल्स को इनहिबिट कर देगा, इंसुलिन निकलना कम हो जाएगा। और अगर ग्लाइकोगन ज़्यादा हो रहा है तो अल्फा सेल को इनहिबिट कर देगा और ग्लूकागोन निकलना कम हो जाएगा। तो इन दोनों में बैलेंस बना के जो रखता है वो है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। इसके बाद जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, इसका जो फंक्शन है थोड़ा सा अनसर्टेन है अभी तक हमें, क्योंकि बहुत कम मात्रा में निकलता है। लेकिन बेसिकली ये क्या फंक्शन कर सकता है कि गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को कम कर सकता है और पैनक्रियाज के एक्जोक्राइन सिक्रेशंस को कम कर सकता है। मींस जो गाल ब्लैडर से बाइल जूस निकल रहा है और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा है, उनको ये थोड़ा सा इनहिबिट करता है। अगर वो ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं या गलत समय पे निकल रहे हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है और उसको इनहिबिट करता है। और नेक्स्ट जो गैरलिन नाम का हार्मोन है वो बेसिकली स्टमक से निकलता है और पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन और ब्रेन से बहुत थोड़ी मात्रा में निकलता है। मेन उसका फंक्शन जो है भूख लगाना है, एपिटाइट को इंक्रीज करना है, इसलिए इसको हम हंगर हार्मोन भी बोलते हैं। लेकिन इसका मेन पार्ट स्टमक से निकलता है, पैनक्रियाज से बहुत थोड़ी मात्रा में निकलता है ये। अब इनसे रिलेटेड डिजीज को पढ़ने से पहले, जो डिजीज है उसको हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, उसको पढ़ने से पहले हमें ये अच्छे से समझना जरूरी है कि इंसुलिन कैसे हेल्प करता है ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ले जाने में। और ऐसा क्या है इंसुलिन में कि अगर ये नहीं होगा तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। इसको समझने के लिए ये एक इंसान है जो फूड खा रहा है, जिसके फूड में कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, वेजिटेबल्स भी हैं। तो ये फूड ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जा रहा है और स्टमक में फूड पार्टिकल आ गया। अब स्टमक में जो अगर फूड में कार्बोहाइड्रेट पार्ट है तो उसका काफ़ी हद तक पार्ट स्टमक में डाइजेस्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट उसका इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। और ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगा कुछ स्टमक से और कुछ इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर कहाँ आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा। जैसे जैसे हम खाना खाते चले जाएंगे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। और हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, जैसे लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर, हमारे टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं, वो वेट कर रहे हैं कि ग्लूकोज आए, हम उसको यूज करें और एनर्जी बनाएं। लेकिन ग्लूकोज तब तक इन सेल्स के अंदर नहीं जा सकता जब तक इंसुलिन नहीं होगा ब्लड में। तो जैसे ही ग्लूकोज ब्लड में इंक्रीज होने लगता है, पैनक्रियाज से बीटा सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इंसुलिन निकालने लगते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इंसुलिन भी आ गया, ग्लूकोज भी आ गया। तो अब ये दोनों क्या करेंगे? इंसुलिन और ग्लूकोज मिलकर इन सेल्स में जाना शुरू कर देंगे। अब कैसे जाएंगे ये? हमारा जो ये एक सेल दिखाया है बॉडी का, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। तो
तो इंसुलिन ब्लड में आया, इन रिसेप्टर्स पे चिपक जाता है। इससे क्या होता है, एक मैसेंजर एक्टिवेट होता है। ये मैसेंजर जो है न्यूक्लियस में जाएगा, ये न्यूक्लियस में चला गया मैसेंजर, ये न्यूक्लियस में जाके कहेगा कि इंसुलिन आया है और ग्लूकोज भी ब्लड में घूम रहा है, तो उस ग्लूकोज को अंदर ले लो। तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस सेल्फ के अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज के चैनल्स मौजूद होते हैं। ये उन चैनल्स को मैसेज भेजेगा कि तुम मेम्ब्रेन के ऊपर जाओ और ग्लूकोज को अंदर ले लो। तो ये जो है, ये ग्लूकोज चैनल्स ये ऊपर जाने लग जाते हैं, ऊपर जाकर अपना मुंह ओपन कर लेते हैं, और जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज घूम रहा है वो धीरे धीरे इनके अंदर आने लग जाता है और ये ग्लूकोज को अंदर ले लेते हैं। जैसे इसको अंदर ले लिया है, इसी तरह से और ग्लूकोज आएगा और इन सेल्स के साथ अंदर आने लग जाएगा, और अंदर आके क्या होगा, ग्लूकोज की एनर्जी बन जाएगी। जितना ग्लूकोज सेल्स ने एनर्जी के रूप में यूज करना है यूज हो जाएगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर सेल्स उसको स्टोर कर लेंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आती है, तो पहला तो ये दोबारा समझना जरूरी है कि जब इंसुलिन रिसेप्टर्स पे आके बैठेगा तभी ये ग्लूकोज के चैनल एक्टिवेट होंगे। जब तक इंसुलिन नहीं आएगा ये एक्टिवेट नहीं होंगे, और ग्लूकोज कितना ही ब्लड में घूमता रहे सेल्स के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। तो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखो इसमें 3 आ सकती हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये आ सकती है कि आपके किसी इंसान के बीटा सेल्स एक्टिवेट ही ना हो, या बीटा सेल्स उसमें हो ही ना, जिस वजह से इंसुलिन बने ही ना। तो इंसुलिन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा ब्लड में, उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, और इसकी जो आगे सिम्टम्स जनरेट होते हैं तो उस डिजीज को हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। दूसरा हो सकता है कि इंसुलिन कम मात्रा में बने, कम बनेगा तो बॉडी के हर सेल जो है उसको प्रॉपर ग्लूकोज को एंटर नहीं कर पाएंगे, और तब भी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। तीसरा रीजन हो सकता है कि बीटा सेल बिल्कुल ठीक है, इंसुलिन प्रॉपर बन रहा है, लेकिन हमारी बॉडी के सेल्स उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं यूटिलाइज कर पा रहे, क्योंकि जो ये रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स में कोई डिफेक्ट आ गया है। इस वजह से इंसुलिन इनके साथ चिपक नहीं पा रहा। इंसुलिन इनके साथ चिपकेगा नहीं तो मैसेंजर एक्टिवेट नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा तो ये ग्लूकोज के चैनल एक्टिवेट नहीं होंगे और ग्लूकोज की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो इन रिसेप्टर्स को और बीटा सेल को स्टिमुलेट करने के लिए फिर हम डायबिटीज़ की दवाइयाँ खाते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस, इसका कारण मैंने आपको बता दिया। 3 कारण, इंसुलिन या तो नहीं बनेगा या कम बनेगा, या इंसुलिन के रिसेप्टर्स में दिक्कत आ जाएगी, तब ये डिजीज होती है। और इंडिया में डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट सबसे ज़्यादा हैं। इंडिया को डायबिटीज कैपिटल भी बोला जाता है वर्ल्ड का। अब डायबिटीज के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं जानने। एक आम इंसान को इसके सिम्टम्स समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम ऐसे हैं कि उसको लगता है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ और मेरे बॉडी के सभी फंक्शंस बहुत अच्छे से चल रहे हैं। क्योंकि इसके सिम्टम क्या हैं, इसके सिम्टम हैं भूख ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी और यूरिन ज़्यादा आएगा। अब जब आम इंसान को भूख ज़्यादा लगती है तो उसे लगता है कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम कर रहा है। प्यास ज़्यादा लगती है तो अच्छा है कि पानी अंदर अच्छा जा रहा है। पानी ज़्यादा पी रहा है तो उसको लग रहा है कि मेरे को यूरिन भी इसलिए ज़्यादा आ रहा है। तो उसको ये सिम्टम बीमारी के नहीं लगते, उसको लगता है कि मेरी बॉडी बिल्कुल फिट काम कर रही है। तो पहली चीज़ तो ये सिम्टम क्यों आते हैं। पॉलीयूरिया मतलब यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाना। यूरिन क्यों बढ़ता है, जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में सर्कुलेट होने लगेगा तो बॉडी उस ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए किडनीज का, आपके यूरिन का यूज करेगी। अब जब बॉडी को कोई केमिकल या वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना होता है तो उसके साथ बॉडी को वाटर कंटेंट भी बाहर निकालना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आपका घर गंदा हो जाता है तो उसको साफ़ करने के लिए सिर्फ झाड़ू काम नहीं आती, पोछा भी लगाना पड़ता है, और अगर ज़्यादा गंदा हो जाए तो पानी से वाइप भी करना पड़ता है। तो ऐसे ही इन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए बॉडी को साथ में पानी भी बाहर निकालना पड़ता है। अब पानी ज़्यादा बाहर निकलेगा तो यूरिन ज़्यादा आएगा। तो पहला सिम्टम क्या हुआ, पॉलीयूरिया। अब क्या है, पानी ज़्यादा निकलेगा तो आपका थ्रस्ट सेंटर जो है एक्टिवेट हो जाएगा और प्यास ज़्यादा लगने लग जाएगी ताकि बॉडी का फ्लूइड बैलेंस हो सके। तो दूसरा सिम्टम आएगा पॉलीडिप्सिया।
अब तीसरा सिम्टम है पॉलीफेजिया। ये क्यों होता है? बॉडी के अंदर ग्लूकोज सर्कुलेट तो कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन बॉडी के सेल्स उसको यूज नहीं कर पा रहे। तो बॉडी के सेल्स सोचते हैं कि ये इंसान कुछ खा नहीं रहा है, इस वजह से हमारे अंदर ग्लूकोज नहीं आ रहा। तो सेल्स जो हैं ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं कि ये इंसान कुछ खा नहीं रहा है, इसका हंगर सेंटर एक्टिवेट करो। तो ब्रेन से हंगर सेंटर एक्टिवेट होता है, जिससे इस पेशेंट को भूख ज़्यादा लगने लग जाती है, और इस भूख ज़्यादा लगने को हम कहते हैं पॉलीफेजिया। तो ये तीनों सिम्टम ऐसे हैं जो एक आम इंसान को सिम्टम लगते ही नहीं है, उसको लगता है कि मेरी बॉडी फिट है। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, उस इंसान में थकावट होने लगती है। नेक्स्ट सिम्टम आता है फैटीग। थकान क्यों हो रही है? क्योंकि सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, ग्लूकोज नहीं जा रहा तो सेल्स कमज़ोर होने लग जाते हैं, जिससे ये पेशेंट धीरे धीरे जो है कमज़ोर होने लगता है, और उसको छोटा मोटा काम करने के बाद भी थकान होने लगती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है ब्लर्ड विजन। ब्लर्ड विजन मीन्स धुंधला दिखना। ये है एक टेम्परेरी सिम्टम है। ये तब आता है जब ग्लूकोज एकदम से शूट हो जाए, एकदम से ज़्यादा बढ़ जाए। इसमें क्या होता है, जो आपकी आईज में लेंस होता है वो ज़्यादा ग्लूकोज के कारण इन्फ्लाम्ड हो जाता है। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज नॉर्मल आएगी, पेशेंट ने दवाई ली या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस किए, ग्लूकोज नॉर्मल आ गई, तो ये स्वेलिंग अपने आप ठीक हो जाती है। तो ये टेम्परेरी है, जब ग्लूकोज ज़्यादा हाई हो जाएगा तब हो जाएगी, जैसे ग्लूकोज ठीक होगा तो ये ठीक हो जाएगी। तो फिर बता रहा हूँ, दिस इज पॉलीयूरिया, यूरिन बार बार आना, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी पेशेंट को, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है, और वो थका थका महसूस करेगा और उसको थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। ये डायबिटीज़ के सिम्टम हैं जो आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं। अब डायबिटीज़ जो है दो तरह की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़, एक टाइप 2 डायबिटीज़। इनमें क्या डिफरेंस है? जो टाइप 1 है बेसिकली उसके अंदर इंसुलिन नहीं बनता। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज है, यहाँ इंसुलिन के रिसेप्टर भी हैं, लेकिन इंसुलिन ही नहीं है। तो इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे बॉडी के सेल्स, और हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा और डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। तो यहाँ ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा तो ग्लूकोज एंटर हो जाएगा। तो ये जो इंजेक्शन है दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार भी लगाना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू पर्सन, ठीक है। तो इसका कोई और इलाज नहीं है, इंसुलिन लगाते ही रहना पड़ेगा पेशेंट को। अब जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसके अंदर क्या है कि ग्लूकोज भी है, इंसुलिन भी है, रिसेप्टर भी हैं, तीनों चीज़ हैं। लेकिन 2 कारण हैं इसमें जिस वजह से डायबिटीज़ होती है। या तो इंसुलिन कम मात्रा में हो, कम होगा तब ग्लूकोज पूरा यूज नहीं हो पाएगा, या जो ये इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स में कोई डिफेक्ट आ जाए, ये इंसुलिन को प्रॉपरली यूज ना कर पाएँ। इन 2 कारणों से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में भी जो मेडिसिन्स दी जाती हैं वो इन रिसेप्टर्स और बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए दी जाती हैं। वो भी जब तक खाते रहेंगे तब तक वो स्टिमुलेशन चलता रहेगा। इस दवाई की डेली ज़रूरत पड़ती है, बीटा सेल्स और रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने की डेली ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट चेंजेस भी करने पड़ते हैं डायबिटीज़ को नॉर्मल रेंज में रखने के लिए। अब दिक्कत क्या आती है, पेशेंट्स दवाई लेते हैं, परहेज़ करते हैं, लेकिन थोड़े ही टाइम के लिए, उसके बाद उनको लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, दवाई भी बंद कर देते हैं। दवाई बंद करेंगे तो उनको भूख अच्छी लगने लग जाती है, प्यास अच्छी लगने लग जाती है, तो उनको लगता है कि मैं फ़िट हो गया हूँ, मेरे को तो खाना पीना बढ़िया हजम हो रहा है। और इसी तरह से वो कभी लेते हैं दवाई, कभी नहीं लेते। जब ज़्यादा उनको दिक्कत होने लगती है तो ले लेते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने शुरू हो जाते हैं और पेशेंट डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस में चला जाता है। अब डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? इसकी कॉम्प्लिकेशन कई ऑर्गन्स पे आती हैं। जैसे आइज में जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। ऐसे ही किडनी की कॉम्प्लिकेशन को डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। नर्व्स में प्रॉब्लम होने को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। हार्ट में प्रॉब्लम होने को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के अंडर गिनते हैं। और इसके अलावा जब हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो पेरिफेरी में ब्लड पहुंचना कम हो जाता है,
जिससे फुट पे अल्सर्स होने शुरू हो जाते हैं। इसको डायबिटिक फुट या डायबिटिक फुट अल्सर्स भी बोलते हैं। और ब्रेन की फंक्शनिंग भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, जिससे कॉग्निटिव डेफिसिट मतलब पेशेंट की अलर्टनेस कम होनी शुरू हो जाएगी, पेशेंट की मेमोरी वीक होनी शुरू हो जाएगी। इन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस वीडियो में, वो हम कभी डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में पढ़ेंगे स्पेसिफिकली, तो उसमें डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन मोटी मोटी आपको पता होनी चाहिए। तो इस लेक्चर को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। होप आपको सब समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम एड्रीनल ग्लैंड और उससे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इतना ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच।